एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। और आज हम अंतिम प्रहार का थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं और फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वामी की इक्विटी। इक्विटी मीन्स कैपिटल का अंतिम शेष मतलब अंतिम कैपिटल 21,000 रुपये है। वर्ष के दौरान स्वामी ने 6,000 अंशदान किया है तथा रुपये 4,000 आहरित किए हैं। यदि फर्म की शुद्ध आय वर्ष के लिए 8,000 रुपये है तो वर्ष के प्रारंभ में स्वामी की इक्विटी क्या थी। आपको बताना है स्वामी की मतलब ओनर की इक्विटी। जो ओनर की इक्विटी है, अब इक्विटी को कहते हैं हम कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर कौन सी कैपिटल पूछ रहा है, कह रहा है ओनर इक्विटी इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग पूछ रहा है। इसका आपको एक फॉर्मूला होता है, यदि आपको पता होगा, यदि कि आपको पता ही होगा तो वो फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको फाइंड करनी है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, देखिए जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है, आप इसको लिख लें। क्लोजिंग कैपिटल मतलब साल के अंत में जो आपकी कैपिटल होती है। क्लोजिंग कैपिटल में क्या करना होता है, इसमें से आपको माइनस करना होता है एडिशनल कैपिटल। अब ये एडिशनल कैपिटल क्या है, एडिशनल कैपिटल है जो साल के बीच में और पैसा इन्वेस्ट किया, तो एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे और माइनस करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, इस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं और साथ में ड्राइंग को कर देते हैं लेस। माइनस कर देते हैं ड्राइंग, माइनस कर देते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो इसको ड्राइंग को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल के लिए आप क्वेश्चन में देखिए आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है। तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, देखिए ये कह रहे हैं एंडिंग बैलेंस ऑफ द ओनर इक्विटी 21,000। इसको 21,000 को ले लेते हैं। देखिए क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 21,000, तो यहाँ लिख देते हैं 21,000। माइनस करनी है एडिशनल कैपिटल मतलब जो साल के बीच में कंट्रीब्यूटेड की है ये वाली 6,000, तो इसको लिख देते हैं यहाँ माइनस 6,000 कर देते हैं। ठीक, और फिर कह रहे हैं माइनस प्रॉफिट, और प्रॉफिट माइनस, इससे पहले ड्राइंग लिख लेना आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, साल की जो इनकम है जो आपका प्रॉफिट है वो दिया है 8,000 रुपये। इसमें से माइनस क्या करना है, ड्राइंग। अब ड्राइंग माइनस नहीं करते, ड्राइंग ऐड करते हैं वापस, क्योंकि इसने कैपिटल को कम किया था। तो ड्राइंग याद रखना हमेशा, ड्राइंग क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है, अब सही है फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट और प्लस ड्राइंग। मतलब जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल को इंक्रीज करता है उन सबको माइनस करना है, और जो भी डिक्रीज करता है कैपिटल को, ओपनिंग कैपिटल को, उसको अब की बार सभी प्लस होने हैं। तो ड्राइंग कितना दिया हुआ है, अपने घर वो कितना पैसा लेके गया, 4,000 रुपये अपने घर लेके गया है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गए। अब इनको आप सोल्व कर लीजिए। ये प्लस कर लेते हैं, ड्राइंग प्लस। अब देखिए 21,000 में से 6 और 8, 14,000 को कम कर दीजिए और 4,000 ऐड करने हैं, मतलब 10,000 रुपये आप इसमें से कम कर दीजिए, तो ये क्या बचेगा आपका 11,000। तो जो ओनर की इक्विटी होगी वो 11,000 होगी। दोबारा सुन लें, आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। ओपनिंग कैपिटल अगर आपको फाइंड करनी है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो आप एडिशनल कैपिटल को माइनस करते हैं, प्रॉफिट को भी माइनस करते हैं, ड्राइंग को ऐड करते हैं, और यदि यहाँ पर लॉस होता तो लॉस को आप प्लस करते। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन यहाँ आपका ना ही 23,000 है, ना 21, ना 19, ये होगा आपका 11,000। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको रेफरेंस के लिए मैंने दिया हुआ भी है कि आप देखिए टीजीटी 2006 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस शीट किस एक विशेष की आर्थिक स्थिति को बताता है। मतलब बैलेंस शीट टेल्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर। अब ये पर्टिकुलर डेट पर बताता है, किसी डेट पर बताएगा कि आज बैलेंस शीट क्या बताता है, पोजीशन बताता है
इसकी मतलब पोजीशन बताता है कि आज बिजनेस जो है, बिजनेस की कंडीशंस क्या है, पोजीशंस क्या है, क्या लायबिलिटी है, क्या एसेट है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट इसमें एक बात और है कि बैलेंस शीट अब बनाई कब जाती है, आप ये देखिए। देखिए, जब हम बैलेंस शीट आपने अक्सर देखा होगा 31 मार्च में ही बनाते हैं, मतलब साल के लास्ट में ही बनाते हैं। तो अब आप ये मत देख लेना इससे कि वर्ष की, पूरे वर्ष की दिखाएगा या ये 6 महीने की दिखाएगा, ये महीने की दिखाएगा, नहीं। ये जो दिखाएगा ये किसी एक डेट को दिखाता है। जैसे आपने लिखा 31 मार्च को, तो 31 मार्च में आप देखना चाहते हैं कि आपकी एसेट कितनी है और आपकी लायबिलिटी कितनी है। तो ये आप बैलेंस शीट से बताते हैं कि बैलेंस शीट में क्या बताएँगे आप, कि आपकी जो लायबिलिटी है, एक साइड लायबिलिटी और दूसरी साइड एसेट होती है कि ये कब कितनी है, किस डेट को, डेट आपकी कोई भी हो सकती है, आप बैलेंस शीट कभी भी बना सकते हैं। लेकिन बैलेंस शीट जो बनाई जाती है अक्सर, ये एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या एंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग साइकिल ये बनाई जाती है। अब अकाउंटिंग साइकिल कितना भी हो सकता है, कोई 6 महीने भी हो सकता है, ठीक है? 1 वर्ष भी हो सकता है अकाउंटिंग साइकिल। तो यहाँ पर तो हम पता नहीं है, कुछ बता रहा नहीं है कि अकाउंटिंग साइकिल कितना है। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि ये जो होती है, ये हमेशा एक डेट को बनाई जाती है, एक डेट को देखी जाती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को एक, क्योंकि आपने कभी-कभी देखा होगा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी दिया होता है। कुछ कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं जो क्वार्टरली बनाती हैं, 3-3 4-4 बार अपनी बैलेंस शीट को बनाती हैं। तो बैलेंस शीट कभी भी बनाई जा सकती है, लेकिन इतना है कि ये जब भी बनाई जाएगी किसी एक डेट को बनाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक तिथि या एक डेट। एक डेट को ही बताएगी कि आज की डेट में, आज की तारीख में, आज आपकी एसेट इतनी है और आपकी लायबिलिटी इतनी है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैंक में बुनाया गया बिल। बिल इनकैश्ड इन द बैंक इज। और देखिए क्वेश्चन ये आया हुआ भी है आपका। कब आया है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया हुआ आपका पीजीटी 2013 में भी आया है। तो बैंक से आपने इनकैश कर लिया है बिल को, तो ये क्या होगा आपका? आपको देखना है क्या ये संभावित दायित्व होगा, मतलब पोटेंशियल लायबिलिटी होगा, क्या ये चालू दायित्व होगा, मतलब करंट लायबिलिटी होगा, या ये करंट एसेट होगा, या ये आपका नन ऑफ दी अबव, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, अगर बात करें यहाँ पर बिल, ये होता क्या है बिल? देखिए, एक मान लेते हैं आप हैं मिस्टर ए और इधर है मिस्टर बी। आपने मिस्टर बी को 5000 रुपीज का गुड सोल्ड किया, ठीक है? अब ये जो गुड सोल्ड किया ये होता है क्रेडिट पर, मतलब उधार बेचा आपने, ठीक है? ये आपने उधार माल बेचा है। अब बी के पास पैसा नहीं था। बी ने यहाँ पर ये एक पेपर लेता है, एक स्टैम्प लेता है और इस पे लिख देता है कि मैं आज से 3 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद आफ्टर 3 मंथ्स आई विल पे 5000 रुपीज टू मिस्टर ए। मैं 3 महीने बाद ए को 3000 रुपए दूँगा क्योंकि मैंने इससे 5000 रुपए का गुड्स खरीदा था। अगर मैं इन पैसों को नहीं देता हूँ तो ए को हक होगा, वो न्यायालय में भी जा सकता है। इस पे एक छोटा-सा वो टिकट लगा लेता है और अब यहाँ पर इसको बनाता कौन है? ये भी बात याद रखनी, इसको बनाता कौन है? इसको बनाता है जिसको पैसा चाहिए, ज़रूरत तो उसको है। तो अगर पूछें इसका ड्रायर कौन होता है, कौन ड्रा करता है इसको? तो वो होता है सेलर, जो माल को बेचता है। ये इसको बनाएगा ए। ए बनाएगा, लेकिन ए के बनाने तक ये बिल नहीं था, ये खाली एक ड्राफ्ट था। जब ये बी के पास जाएगा, बी इस पर अपने सिग्नेचर कर देगा और बी के सिग्नेचर होने के बाद तुरंत ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बिल। और इस बिल को देखिए, बी तो कहेगा इसको बीपी, बिल्स पेबल, और ए कहेगा इसको बिल्स रिसीवेबल। मीन्स ए को पैसा मिलना है और बी को पैसा देना है। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्राप्य बिल किसके लिए है? ए के लिए। देय बिल किसके लिए है? बी के लिए। अब ये बिल आप समझिए, ये ए ने बिल दे दिया, ए से सॉरी बी से किसको आ गया ये बिल? ए के पास आ गया। अब ए इंतज़ार करेगा 3 महीने का कि भई जब 3 महीने हो जाएँगे, तो मैं बी के पास जाऊँगा, बी को इस बिल को दे दूँगा और उससे मैं वापस अपने 5000 रुपए ले लूँगा।
ये लेकिन हुआ क्या, बी को जरूरत पड़ ए के पास बिल था, ए को 3 महीने से पहले ही पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो वो क्या कहता है, वो यहाँ से इस बिल को लेकर जाता है, कहाँ पहुँचता है, ये पहुँचता है बैंक के पास और बैंक से कहता है देखो भाई बैंक, मेरे पास एक बिल है, ठीक है, कितने का बिल है मेरे पास, 5,000 का बिल है, 3 महीने बाद बी से आप इस 5,000 रुपए को ले आना, मुझे तो आप अभी कुछ डिस्काउंट करके पैसा दे दो। बैंक सोचता है यार मुझे क्या बेनिफिट होगा? तो वो कहता है ए कि देखो आप मुझे 5,000 रुपए मत दो, आप मुझे 4,500 रुपए दे दो। आप मुझे 4,500 रुपए दे दो। 500 रुपए की आप छूट ले लो और आप इस बिल को जब लेकर जाओगे, तो आपको पूरे 5,000 रुपए मिलेंगे। तो ये बी के पास चला जाता है, ये जो बिल था ये बैंक के पास चला जाता है और पैसा किसके पास आ जाता है, ए के। अब आप बताइए, ए के पास क्या है, बिल है? नहीं। ए ने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। बिल किसके पास है, बैंक के पास है। बिल बैंक क्या करेगा इसका, जैसे ही 3 महीने होंगे, ये जाएगा 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 किसके पास जाएगा, ये पहुंचेगा किसके पास, बी के पास पहुंचेगा। ला भाई 3 महीने हो गए, ला मुझे 5,000 रुपए दे दे, ये रहा तेरा हाथ का लिखा हुआ बिल, तेरी एक्सेप्टेंस है इस पर, उन्हें स्वीकृति दी हुई है। तो बैंक को क्या बेनिफिट हुआ, बैंक को बेनिफिट हुआ कि 500 रुपए की 3 महीने में उसको इनकम हो जाएगी। और ए को क्या फायदा हुआ, ए को फायदा ये हुआ कि भाई ए को टाइम पर पैसा मिल गया, हो सकता है कोई सामान ए को सस्ता मिल रहा हो, अब ए इन पैसे से वो खरीद लेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में बात हुई है इस बिल की हुई है, जो ए के बैंक के पास बिल है, तो क्या कहा गया है कि बिल को इन कैश कर लिया। तो आप समझ गए इन कैश करना क्या होता है, समय से पहले बैंक से डिस्काउंटेड कर लेना, कम पैसे में पैसे ले आना, बिल दे आना बैंक को। और कौन सा बिल, बीआर। तो अब इसको आप क्या कहेंगे, अब सुनिए गौर से इसको। देखिए क्या ये बात पक्की है कि 3 महीने बाद बैंक जैसे ही इसके पास पहुंचेगा, किसके पास, बी के पास, तो बी इसको पैसा दे देगा? हो सकता है कोरोना का टाइम चल रहा हो, कोरोना हो गया हो बी को और बी मर गया हो, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, या बी देने से मना कर दे, ना मिले, भग जाए, तो ये क्या है पता थोड़ी ना है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक तुरंत वापस आएगा, जल्दी जल्दी से बैंक वापस आएगा, किसके पास आएगा, बैंक ए के पास जाएगा और कहेगा भाई देख, तूने मुझे एक ऐसा बिल दिया था, वो तो पैसे नहीं दे रहा, अब मुझे तुझे देने हैं, मुझे ये पैसे चाहिए तेरे से वापस। तो इसका मतलब हम इसे अभी ये ना माने कि हमें ये पैसा हमारा है, अभी ना माने। तो हम जो बैंक से पैसा लेकर आए हैं, ये अभी हमारे ऊपर लायबिलिटी है। अभी हमारे ऊपर क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि हो सकता है बैंक को ये पैसा हमें वापस करना पड़े। क्यों वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है बी ने पैसा ना दिया हो बैंक को, तो हमारे ऊपर क्या है, ये लायबिलिटी। अब आप कहेंगे लायबिलिटी का तो ऑप्शन यहाँ पर दो आ रहे हैं, देखो यहाँ भी लायबिलिटी है और यहाँ भी लायबिलिटी है। एक है पोटेंशियल लायबिलिटी और एक है करंट लायबिलिटी। अब इसको आप पोटेंशियल मानेंगे या करंट लायबिलिटी मानेंगे, ये देखते हैं। देखिए संभाव्य दायित्व, इस कंटीजेंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या है, आप उसको सुन लीजिए। एक करंट लायबिलिटी और पोटेंशियल, यहाँ दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो पहला ऑप्शन देखते हैं पहला है या नहीं। देखिए पोटेंशियल या आपकी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती हैं, सॉरी पोटेंशियल लायबिलिटी वो होती है जो हो भी सकती है, जिसका अमाउंट तो हमें पता है कि हाँ हमें 5,000 रुपये वापस देने पड़ सकते हैं, लेकिन ये पक्का नहीं है कि देना है या नहीं देना है। अगर बी ने बैंक को पैसा दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, और यदि बी ने पैसा नहीं दिया तो फिर बैंक को कौन पैसा देगा, हम देंगे। तो इट मीन्स इसका पता नहीं है कि ये हमें देनी है या नहीं देनी है, इसलिए इसको बोलते हैं पोटेंशियल लायबिलिटी। ठीक है। और करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, ऐसी लायबिलिटी जिसका पता हो कि हाँ भाई ये पैसा हमें देना ही देना है, और वो भी 1 साल के अंदर, एक अकाउंटिंग साइकिल में हमें ये देना है। एक अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, यदि आप 1 साल में अपने अंतिम खाते मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, तो आपके लिए 1 साल फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी। और यदि आप अकाउंटिंग साइकिल आपका 1 साल होगा। यदि आप 6 महीने में बनाते हो तो आपका 6 महीने का होगा अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है। तो एक अकाउंटिंग साइकिल में जैसे आप किसी से उधार माल लाए 5,000 रुपए का, तो आपको पता है भाई 1,000, ये हमारे कौन हो गए, क्रेडिटर हो गए, जिससे हम उधार माल खरीद कर लाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम क्रेडिटर्स कहते हैं। तो इनको 5,000 रुपए देने हैं और कितने दिन में देने हैं, 1 साल के अंदर अंदर देने हैं, तो इसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी, CL।
ठीक है, लेकिन हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पोटेंशियल लायबिलिटी, जिसका हमें पता नहीं है कि हमें ये देनी है या नहीं देनी। तो आई होप आप ये ना सोचें कि एक ही पर्सन है। देखिए यहाँ से मैंने आपको काफी कुछ क्लियर कर दिया है। बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, इसकी क्या पूरी स्टोरी होती है, इन कैश किया जाता है, डिस्काउंटेड इन कैश को कहते हैं, डिस्काउंटेड करना क्यों होता है, डिस्काउंटेड कौन करता है, बिल को बनाता कौन है, और बिल पर एक्सेप्टेंस कौन देता है, परचेजर खरीदने वाला, और जो बेचने वाला है वो इस बिल को बनाता है, ज़रूरत तो उसी को है ना? तो ये सारी चीज़ें आगे आपके काम आने वाली हैं, देखना यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, बैंक अधिविकर्ष को वर्गीकृत किया जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट शुड बी क्लासिफाइड। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को क्लासिफाइड किया जाता है। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट शुड बी क्लासिफाइड, क्या ये तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है बैंक ओवरड्राफ्ट, कि बैंक ओवरड्राफ्ट को शुड बी क्लासिफाइड। अगर आप क्लासिफाइड करते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट को आप क्या कहेंगे? या चालू संपत्ति कहेंगे, करंट एसेट कहेंगे, चालू चालू दायित्व कहेंगे, करंट लाइबिलिटी कहेंगे, करंट लाइबिलिटी कहेंगे, या स्थायी संपत्ति कहेंगे, फिक्स एसेट कहेंगे, फिक्स एसेट कहेंगे, या इसमें हम परमानेंट एसेट कहेंगे, या इसमें हम परमानेंट लायबिलिटी कहेंगे। इसको परमानेंट लायबिलिटी मतलब नॉन करंट नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे। ठीक है, ये हमें देखना है। पहले तो पता हो बैंक अधिविकर्ष होता क्या है। देखिए पहले मैं इसी की बात करूंगा, बैंक अधिविकर्ष क्या होता है। देखिए एक है आपका बिजनेसमैन, ठीक है, एक है कौन? बिजनेसमैन। एक बिजनेस बैंक अपना बैंक में अकाउंट खोलता है। बैंक में क्या खोलता है वो? अकाउंट खोल रहा था, मान लेते हैं ये है बैंक। ठीक है, ये क्या है? बैंक। तो एक बिजनेसमैन बैंक में जाता है और अपना अकाउंट खोल लेता है। ठीक है, तो बैंक में जो वो अकाउंट खोलता है उसको बोलते हैं करंट अकाउंट, चालू खाता। ठीक है, करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट मान लेते हैं बिजनेसमैन ने इसमें 10,000 रुपए जमा कर दिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रखना आपको कि इंटरेस्ट जो होता है यहाँ पर क्या होता है? इंटरेस्ट, ब्याज। बैंक इस पर ब्याज कभी नहीं देता है। चालू खाते पर, करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं देता है बैंक, आपको ये याद रखना है। दूसरा, और बैंक इस पर चार्जेज करता है, कुछ और चार्ज लेता है इस पर, और चार्ज लेता है, अपने खर्चे लेता है बैंक। उल्टा देता कुछ नहीं, उल्टा इससे खर्चा लेता है। तो बिजनेसमैन ने कितना पैसा जमा किया था? 10,000 रुपए जमा किए थे। होता क्या है कि बिजनेसमैन ने एक चेक दिया अपने किसी क्रेडिटर को और कहा जाओ आप मेरे अकाउंट से 11,000 रुपए निकाल लेना। अब आप बताइए क्या 11,000 रुपए उसके अकाउंट में जमा थे? नहीं थे। अकाउंट में कितने थे? 10,000 रुपए। तो ऐसी कंडीशन में बताइए बैंक उसको पैसा दे देगा? बिल्कुल दे देगा। बैंक उसको दे देगा क्योंकि ये करंट अकाउंट है, और बैंक इसको जो दे देगा पैसा, इसका मतलब उसने पैसा 11,000 रुपए निकाल लिया तो कितना फालतू निकाला? 1,000 रुपए। इस 1,000 रुपए को जो अपने जमा से भी ज्यादा पैसा निकाल लिया बिजनेसमैन ने, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो ये बात समझ में आई, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक अधिविकर्ष क्या होता है, ये आपको क्लियर होगा। तो इस बैंक अधिविकर्ष को आप करंट एसेट कहेंगे, करंट लायबिलिटी कहेंगे, फिक्स एसेट कहेंगे, परमानेंट नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे। देखिए आपको ये पैसा 1 साल के अंदर अंदर वापस करना पड़ेगा, और जो पैसा 1 साल के अंदर अंदर वापस करना होता है उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? करंट लायबिलिटी, करंट ऑब्लिगेशन, या चालू दायित्व। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? चालू दायित्व। देखिए ये पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से करा दिया है। हो सकता है आपसे पूछ ले यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनकर आ जाए, क्या करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है? तो आप कहेंगे नहीं मिलता। किस रेट से मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। एक व्यापारी जो अकाउंट खोलता है वो कौन सा होता है? करंट अकाउंट होता है।
तो क्वेश्चन ये मत देखो कि मैंने 4 कराए हैं, क्वेश्चन ये देखो 4 के अंदर कितनी जानकारी करा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई टर्म्स ना पता हो। हर टर्म्स को क्लियर करता चलूँगा। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, वो आप जानते हैं, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति को दिखाया जाता है। आर्थिक चिट्ठा, अब आर्थिक चिट्ठा क्या होता है आपका? आर्थिक चिट्ठा कहते हैं बैलेंस शीट को, ठीक है? बैलेंस शीट, फाइनेंशियल बैलेंस शीट। अब इसको किसके कैसे दिखाया जाता है यहाँ पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, स्थायित्व के आधार पर दिखाते हैं, बाजार मूल्य पर, मार्केट प्राइस पर दिखाते हैं, या पुस्तक मूल्य पर दिखाते हैं, एट बुक वैल्यू पर, या तरलता के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बेसिक ऑफ स्टेबिलिटी और बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, ये क्या होते हैं? मैं आपको पहले इनको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, इसको आपको बैलेंस शीट देखनी होंगी। तो जो बैलेंस शीट होती हैं, वो बैलेंस शीट कैसी-कैसी होती हैं? तो मैं आपको पहले दोनों तरह की बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे बैलेंस शीट जो होती है, जो हमारी आर्थिक चिट्ठा होता है, मतलब बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट जो बनाई जाती है, 2 तरह से बनाई जाती है। देखिए, एक तो इसका ऑर्डर होता है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, और एक ऑर्डर होता है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। एक लिक्विडिटी के आधार पर बनाई जाती है, और दूसरी बनाई जाती है आपकी परमानेंस के आधार पर, ठीक है? अब बात करें अगर परमानेंस के आधार पर, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एसेट परमानेंट, मतलब बिज़नेस में लॉस तक रहेगी, सबसे ज़्यादा स्थायी है, उसको सबसे पहले लिखा जाता है, जैसे गुडविल, ख्याति। लैंड बिल्डिंग उसके बाद आती है, और जो सबसे कम परमानेंट एसेट है, मतलब बिज़नेस में जो सबसे कम रहती है, कब सबसे कम समय तक बिज़नेस में रहती है, जैसे कैश इन हैंड, तो जो कम लिक्विड होती है, उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है, लेकिन जो फिक्स एसेट होती है, उसको पहले लिखा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, देखिए, एसेट व्हिच आर टू बी यूज्ड परमानेंटली इन द बिज़नेस आर रिटन द फर्स्ट। जो परमानेंटली रहेगी बिज़नेस में, उसको सबसे पहले लिखना है। बाय द लिक्विड एसेट and assets that are most liquid such as cash in hand are written लास्ट। और जो मोस्ट लिक्विड है, सबसे ज्यादा लिक्विड है, सबसे ज्यादा लिक्विड लिक्विड तो आपको पता ही होगा, ऐसी एसेट जिसको आप 1 साल में या 3 महीने में पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये मोस्ट लिक्विड हो गई आपकी। तो ये मोस्ट लिक्विड वाली नीचे आती है, लेकिन सबसे जो ज्यादा दिन तक जो स्थायी होती हैं, स्थायी संपत्ति मतलब फिक्स एसेट को पहले लिखना है, और आपकी लिक्विड एसेट को बाद में लिखना है। और अगर बात करें लिक्विडिटी के ऑर्डर में, तो यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो लिखी जाती है लिक्विड एसेट, जो सबसे ज्यादा लिक्विड होती है, और उसके बाद लास्ट में लिखी जाती है फिक्स एसेट, स्थायी संपत्ति। तो जस्ट अपोजिट हुआ है यहाँ पर, यदि आप देखेंगे दोनों, तो ये 2 तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती हैं। यही होता है आपके लायबिलिटी साइड में। देखिए, लायबिलिटी में सबसे ज्यादा दिन तक बिजनेस में कौन रहने वाली है? कैपिटल। तो कैपिटल को तो लिखेंगे हम पहले, और जो सन्ड्री क्रेडिटर है, लिक्विड एसेट, लिक्विड लायबिलिटी है, मतलब करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी को लिखेंगे बाद में, और जो नॉन करंट लायबिलिटी है, इनको लिखते हैं हम पहले। और यहाँ उल्टा हो जाता है इन लिक्विडिटी के ऑर्डर में, कि जो आपकी करंट लायबिलिटी है, उनको पहले लिखेंगे, और जो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है, उनको बाद में लिखेंगे। तो देखिए, आई होप आपको ये भी अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन कितना अच्छा है, यहाँ से आपकी कई चीजें क्लियर हो गई हैं। आज ये भी क्लियर है कि बैलेंस शीट के बनाने के 2 ऑर्डर होते हैं, एक परमानेंस और एक आपका होता है लिक्विडिटी। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। ये आपको समझने आने के बाद अब आप अच्छे से बता सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अब आप बताइए, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, कौन-सा आंसर होगा इसका? अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो दोनों दिए हुए हैं, यहाँ पर तो दिया हुआ है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, परमानेंसी बेसिस पर भी दिया हुआ है। ये परमानेंसी बेसिस ही है, आपका इसका स्टेबिलिटी भी कह देते हैं, स्थायित्व के आधार पर। और यहाँ ये भी दिया हुआ है कि तरलता के आधार पर,
अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? देखिए इसी तरह से ये क्वेश्चन 2019 में पीजीटी में आया हुआ है। इस सिचुएशन ने जो आयोग ने माना था इसका आंसर, वो ये माना था जो भी पहले आया हुआ है। और वैसे भी जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, अगर क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं होता कौन से बेसिस पर बनानी है, तो हमेशा हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो इस बेसिस पर बनाते हैं। कौन सी बेसिस पर? आपके स्थायित्व के आधार पर, परमानेंस बेसिस पर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर आपका स्थायित्व पर होगा। लेकिन याद रखना जहाँ ये दोनों होंगे तो आप दोनों चूज करेंगे कि दोनों आधार पर बनाई जाती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है हमारा? कितना दिया हुआ है ओपनिंग? साल के जो शुरू में जो हमारा स्टॉक बचा हुआ था वो है आपका 10,000 का ओपनिंग स्टॉक है। और आपका परचेज किराया, किराया कितना है आपका? 90,000 का है। क्लोजिंग स्टॉक साल के अंत में जो बचा हुआ माल है वो 28,000 का है। और ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑन सेल, सेल का 10%। अब सेल कितनी है? क्या आपको सेल दी हुई है? नहीं दी हुई। पूछ रहा द अमाउंट ऑफ द सेल विल बी, तो आपसे यही पूछा है कि बताइए सेल्स कितनी है, साल की बिक्री कितनी हुई, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, तो क्वेश्चन आपने समझ लिया है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपको पता भी है कि ये आया हुआ कहाँ पर है क्वेश्चन। इसको देखिए कहाँ आया हुआ है। यूपीपीसीएस प्री के 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने देखिए आपको एक बार बताया था कि देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है, जो प्रॉफिट यहाँ गिवन है आपका, ये प्रॉफिट दिया हुआ है 10% ऑन सेल, ऑन सेल। और मैंने कहा था अगर आपको इसका कॉस्ट बनाना है, पहली बात तो आपको क्या करना है, इसका आपको फ्रैक्शन बनाना है। अगर परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। और 100 को डिवाइड करोगे 10 1 जा 10, और 10 से डिवाइड करोगे तो 10, मतलब ये आ गया 110। तो हम इसे यूं भी कह सकते हैं 10% है सेल का, या यूं कह सकते हैं 1/10 है किसका? सेल का। तो प्रॉफिट कितना है? 1/10 सेल का। ये याद रखना क्या है ये प्रॉफिट? 1/10 ऑन सेल। लेकिन हमें बताना है इसका कॉस्ट बताना है। तो कॉस्ट का करने के लिए मैंने क्या बताया था? अगर कॉस्ट का हो तो नीचे एक कम कर दो, अगर सेल का हो तो एक ज्यादा कर दो। अब यहाँ पर सेल का दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/9। 1/9 ऑन कॉस्ट, मतलब ये ही प्रॉफिट, जितने रुपए का प्रॉफिट यहाँ था उतना ही यहाँ होगा। या तो आप कॉस्ट का 9% फाइंड कर लो, या आप कॉस्ट का 10% फाइंड कर लो, दोनों ही एक बात है। नहीं समझ में आया? दोबारा सुनो। अगर क्वेश्चन में कहता है कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वह 1/5%, 1/5 है किसका? कॉस्ट का। तो आपको देखना है सेल का, तो सेल का कितना होगा? 1/6। तो सेल का एक ज्यादा करते हैं, कॉस्ट का एक कम करते हैं। अब आ जाइए वापस अपने क्वेश्चन पर। ये तो बात होगी हमारी पुरानी। अब हमें सोल्व करना है ये क्वेश्चंस, के क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। इसमें कहा है आपसे ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, और आपका क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज भी गिवन है। तो देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना होगा। आपसे पूछा है सेल। अब आप किसी भी गुड्स की सेल कैसे करते हैं? सेल आप करेंगे जितने का वो बना, मतलब कॉस्ट कितनी आई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसका बनने में कितना खर्चा आया, प्लस उसको आप उतने में तो बेचोगे नहीं, उस पर ऐड करोगे अपना प्रॉफिट भी ऐड करोगे, ग्रोस प्रॉफिट। तो आप प्रॉफिट को ऐड करके तब उस माल को बेचोगे जितने का भी बना। लेकिन आपके पास तो यही नहीं पता वो माल बना कितने का। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब माल बना कितने का है। तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? प्रारंभिक रहतियां। ओपनिंग स्टॉक में आप ऐड करेंगे परचेज, ऐड करेंगे परचेज, और ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यदि गिवन हो तो। अगर नहीं दिए हुए तो कोई नहीं। और माइनस करेंगे आप इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? अंतिम रहतिया। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 10,000।
लिख दीजिए 10,000 रुपये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ 0 है और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 28,000 और इसमें क्या रह गया? और परचेज, हाँ परचेज सॉरी, ओपनिंग स्टॉक कितना? ओपनिंग स्टॉक है आपका 10,000 रुपए का और परचेज कितना है? 90,000 का। तो अब लिखेंगे परचेज, 90,000 है आपका परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ 0 है और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 28,000। आप इसको देखेंगे कितना आ जाएगा? 10, ये हो गया 1 लाख, 1 लाख में से 28 कम करेंगे तो ये बचेगा आपका 72,000। तो 72,000 क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मतलब जिस माल को आप बेच रहे हो ना, वो बना कितने में? वो है 72,000। तो कोई गुड्स आपका 72,000 में तो बना, ठीक, उसको बेचोगे कितने में? आ जाइए अब इधर, इस फॉर्मूले को देखते हैं। अब सेल बराबर बेचोगे कितने में? कॉस्ट कितने में बना आपका गुड्स? 72,000 में बना, ठीक है। और इस पर आप प्लस प्रॉफिट कितना लोगे? प्रॉफिट तो यहाँ गिवन नहीं है, प्रॉफिट कितना लोगे? चलो तो अब प्रॉफिट को भी फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट को कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ इसने कहा है जो ग्रोस प्रॉफिट है वो है 1/9 ऑन कॉस्ट। अब आप कहेंगे सर इसमें कॉस्ट तो दिया हुआ नहीं था, इसने कहा था ऑन सेल। हमने कन्वर्ट कर लिया ना, हमने सेल का जो दिया हुआ था इसको हमने कॉस्ट का बना लिया, एक कम कर दिया नीचे, एक बस कम करना होता है उस इसके लिए। तो अब आप देखिए आपकी कॉस्ट प्राइस कैसे निकलना है ये देखिए। सॉरी, आपका क्या देख रहे थे हम देख रहे थे ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 1/9 इंटू इंटू कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 72,000। तो 72,000 का देखेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, तो 8,000 हो गया आपका ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना है? 8,000 रुपये। अब आ जाइए वापस अपने इस फॉर्मूले पर। तो यहाँ पर आपका 72,000 रुपये तो कॉस्ट थी, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आया? 8,000 रुपये आपका ग्रोस प्रॉफिट आया। मतलब कोई चीज आपने 72,000 में बनाई, 8,000 रुपये उस पर प्रॉफिट लेना है तो कितने में बेचोगे? 90,000 में बेचोगे, ठीक है। दोबारा सुन लो इस क्वेश्चन को। तो 90,000 आपका यहाँ आंसर आ गया। सेल कैसे निकालते हैं? जितने का माल बना उसमें ऐड कर देते हैं ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट नहीं था तो यहाँ हमने ग्रोस प्रॉफिट निकाल लिया कि 1/9 ऑन कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट कहाँ से लाए हम? यहाँ से हम कॉस्ट को लाए हैं फाइंड करके कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हुआ था 10,000 ओपनिंग स्टॉक, 90,000 था आपका परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ 0 था और माइनस करा आपका 28,000। तो ऑप्शन सही क्या है आपका? 90,000। देखिए आयोग ने क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आयोग आपका वैसा तो पूछेगा नहीं हल्का क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, इसको आप एक बार अपने आप करके देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सकल लाभ, सकल लाभ क्या? वही जो अभी देखा था ग्रॉस प्रॉफिट। कह रहे हैं बिक्री का 25% हो तो 4/6 तथा बिक्री लाभ की लागत 1 लाख है तो सकल लाभ की रकम होगी। क्वेश्चन को समझो पहले। तो देखिए ये क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में और भी कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर एक और बता दूं मैं आपको, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, यहाँ पर ये नहीं है, अब ये सही है, ठीक है। अब देखिए आप, यदि सकल लाभ की बिक्री, यदि सकल लाभ बिक्री का 25% तथा बिक्री माल की लागत है 1 लाख। अब ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया। क्वेश्चंस क्या है? और मुझे विश्वास है आप इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, इसने कहा है सकल लाभ मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है? ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है 25%। और 25% किसका है? इसने कहा है कि यदि सकल लाभ बिक्री का मतलब ऑफ सेल, सेल का है, यहाँ पर ऑन सेल कह दो या ऑफ सेल कह दो, एक ही बात है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बिना परसेंट के 1/4। अब आप कहेंगे 1/4 कैसे आया? अगर पिछला क्वेश्चन आपने सही से नहीं देखा तो दोबारा सुन लो। देखिए 25% लिखा हुआ था,
आपने इसका परसेंट हटा दिया तो यहाँ से परसेंट हटाने के बाद नीचे 100 आ जाता है। तो आप क्या करेंगे अब 25 से काट देंगे, 25 एक बार और यहाँ 4 बार, तो 1/4 आ गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4। तो ये तो होगा जीपी, ये गिवन है आपका जीपी। साथ में और क्या गिवन है, कह रहा है गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब लागत, माल कितने का बना है, कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट जो गिवन है यहाँ पर, कॉस्ट गिवन है आपको 1,00,000 रुपए, ये आपके माल की कॉस्ट है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि बताइए लाभ कितना होगा, जी प्रॉफिट कितना है, रुपए में बताइए कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आप कहेंगे कि देखिए ग्रोस प्रॉफिट जो दिया हुआ है यहाँ है 1/4 ऑन सेल, ऑफ सेल है। हमें इसका क्या बनाना है, हमें बनाना है इसका कॉस्ट। कॉस्ट के लिए क्या करते हैं, सेल वाले में से कम कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 और कॉस्ट, कॉस्ट का। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है किसी भी क्वेश्चन में सेल का 1/4, तो आप 1/3 उसको एक कम कर सकते हैं, और अगर कॉस्ट का दिया हुआ है तो एक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये होता कैसे है, ऐसा होता क्यों है, ये यूनिटरी मेथड की वजह से होता है। यूनिटरी मेथड इस पे आता है, वो आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसको बताने लग गया यूनिटरी मेथड क्या है तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी आप बस ट्रिक देखेंगे, ट्रिक क्या है। अगर आपको यहाँ दिया हुआ है सेल 1/4 और कॉस्ट करना है तो आपको 3 हो जाएगा। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना था 1/4, आप कहेंगे हम इसको 1/3 ऑन कॉस्ट। तो 1/3 इंटू कॉस्ट, कॉस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, कॉस्ट गिवन है 1,00,000। तो 1,00,000 को डिवाइड करेंगे आप, तो 1,00,000 को इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 33,333, 33,333। तो ये अब आप देख लीजिए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा होगा, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कहा गया है, क्वेश्चन 8 को रीड कर लेते हैं। नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस मीन्स, नेट वर्थ का मतलब क्या होता है। यहाँ पर क्या पूछा है आपसे कि नेट वर्थ का क्या मीन्स होता है। ठीक है, तो नेट वर्थ का क्या होता है, क्या इक्विटी होता है, कैपिटल होता है। देखिए कैपिटल वह अमाउंट या गुड्स होता है जिसको बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। टोटल एसेट, जितने भी हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी होती हैं। फिक्स एसेट, करंट एसेट, ठीक है, अचल संपत्ति या चालू संपत्ति, ये कह रहा नेटवर्थ क्या होती है। मतलब फिक्स एसेट में से करंट एसेट माइनस करोगे तब आएगा। तो या टोटल एसेट में से टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी कम कर देंगे, टोटल एसेट और टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। देखिए बैलेंस शीट को आप समझिए, आपने अभी देखी थी अपनी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट की दो साइड थी। एक साइड में आप लिखते थे लायबिलिटी, एक साइड में लिखते थे लायबिलिटी और एक में लिखते थे एसेट्स। ठीक है, एक में लिख देते हैं आप अपने एसेट्स। तो आपको पता है कि जो एसेट का टोटल होता है वही टोटल किसका होता है, लायबिलिटी साइड का भी टोटल होता है। अब लायबिलिटी दो तरह से मिलकर बनी है, एक तो होती है इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं कैपिटल को, जो बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई है। एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब जो बाहर वालों का पैसा है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, या और भी लायबिलिटी है आपकी, उन सबको मिलाकर क्या बनता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी का जो टोटल है, मतलब लायबिलिटी साइड का, वो टोटल किसके बराबर होता है, आपके एसेट साइड के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर अब आप देखिए, मान लेते हैं कि आपकी एसेट कितनी है, 1,00,000 रुपए की एसेट है। ठीक है, तो आपकी जब 1,00,000 रुपए की एसेट है तो लायबिलिटी कितने की होगी, टोटल ये भी 1,00,000 रुपए की होंगी, क्योंकि अभी बताया ना दोनों साइड इक्वल होती हैं इसके। तो ये 1,00,000 रुपए की आपकी हो गई क्या, कोमा थोड़ा गलत है, अब सही है कोमा। ठीक है, 1,00,000 रुपए की दोनों हो गई। अब यहाँ पर जो एसेट 1,00,000 रुपए की हो गई टोटल एसेट, और यहाँ एक्सटर्नल लायबिलिटी मान लेते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी आपकी 80,000 की। एक्सटर्नल लायबिलिटी कितने की आपकी, 80,000 की। तो यहाँ कैपिटल कितनी होगी भाई, टोटल पूरी साइड का कितना है, 1,00,000। इसके दो पार्ट हैं, एक तो है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये दो हैं, इंटरनल लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो अब आप देखिए इन सब का टोटल कितना है, 1,00,000 रुपए। ठीक है, और इस 1,00,000 में एक्सटर्नल लायबिलिटी आपकी 80,000,
तो आपकी इंटरनल लायबिलिटी कितनी है? माइनस कर दो 1 लाख में से, ये आ जाएगा आपका 20,000। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया आपका? तो जो नेट वर्थ है, या तो आप कह सकते हैं नेट वर्थ इसको, या इसको क्या कह सकते हैं? कैपिटल भी कह सकते हैं। तो कैपिटल हो या नेट वर्थ हो, इसका फॉर्मूला आप याद कर लें। इसका जो आपका फॉर्मूला होता है, वो होता है टोटल एसेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को ही आपसे पूछ रहा है कि सही आंसर क्या होगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका डी। तो ये कहाँ आया हुआ क्वेश्चन है? ये भी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2004 में। तो आपसे अगर नेटवर्थ पूछे, समझ जाना ये क्या पूछ रहा है कि कितना कैपिटल इन्वेस्टेड हुआ है। और कैपिटल इन्वेस्टेड को कैसे निकालेंगे आप? टोटल एसेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रीपेड रेंट इज एसोसिएटेड विद, पूर्वदत्त किराया संबंधित है। तो पूर्वदत्त किराया क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, टेंजिबल रियल अकाउंट होता है, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर 9 क्वेश्चन की, तो 9 में पूछा है प्रीपेड रेंट कौन सा अकाउंट होता है। ठीक है, प्रीपेड रेंट में क्या पूछा है? कौन सा अकाउंट होता है। देखिए, इसमें क्या है आपका, आपके अकाउंट के अगर टाइप बताएं हम, तो अकाउंट जो होते हैं, अकाउंट्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके पर्सनल अकाउंट, और एक होते हैं आपके इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, जो इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं आपके। एक होता है रियल अकाउंट, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। एक होता है आपका रियल अकाउंट, और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में रियल को क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं नॉमिनल को? ये तो आपको इतना तो पता होगा। ठीक है, और 3 इसके कौन कौन से अकाउंट होते हैं? इसके एक होता है पर्सनल अकाउंट में भी, एक तो नेचुरल पर्सनल होता है, एक आपका आर्टिफिशियल पर्सनल होता है, एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट्स होते हैं। अब आपसे पूछा है कि पूर्वदत्त किराया। अब पूर्वदत्त क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। पूर्वदत्त किराया मतलब आपने क्या किया, इस साल का आपको 10,000 रुपये देने थे। ठीक है, इस साल आपके 10,000 रुपये क्या देने थे आपको? किराया देना था, रेंट देना था। कितने का? 10,000 रुपये का रेंट देना था। आपने 10,000 का ना देकर 15,000 का दे दिया, मतलब 5,000 रुपये आपने एडवांस में दे दिए। तो ये आपके लिए क्या है? एसेट बन गई आपकी। तो ये जो 5,000 रुपये आपने दिए हैं एडवांस में, तो ये आपका कौन सा अकाउंट होता है? तो याद रखना, ये अकाउंट होता है आपका पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के टाइप है नेचुरल पर्सनल। नेचुरल पर्सनल में कौन आते हैं? मोहन, सोहन, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। आर्टिफिशियल में कौन आते हैं? जो नेचुरल नहीं है, जो मानव ने बनाए हैं, जैसे हक आपका अकाउंट, हक आपका फैनल का भी अकाउंट हो सकता है, एसके डीपीएस स्कूल का अकाउंट हो सकता है, डीपीएस स्कूल का अकाउंट हो सकता है, डीएवी स्कूल का अकाउंट हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट का हो सकता है। और रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, इसमें आपको 4 नेम याद रखने हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी काम आएंगे। ये 4 नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कौन कौन से आते हैं। देखिए, एक तो आता है इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पूरा लिख लेना, जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इसमें ही आता है। दूसरा इसमें होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, दो तो हो गए एक्सपेंसेस। और तीसरा होता है इसमें एक्रूड इनकम। ठीक है, एक होती है एक्रूड इनकम, और एक होती है अनएक्रूड इनकम। एक होती है अनएक्रूड इनकम। ये क्या होते हैं, इनको कभी फिर डिटेल में डिफाइन करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर इनको बता दो, इनको हम डिटेल में समझा देंगे। तो अब आप देखिए, आपसे पूछा था प्रीपेड पूर्वदत्त किराया। पूर्वदत्त किराया किस में आएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ई। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए सीजीपीएससी में पूछा हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन अपना। द प्रैक्टिस of appending note regarding contingent liability in the accounting statement is the person to the, मतलब
लेखांकन विवरण संयोगिक दायित्व के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में होता है। देखिए, जो बैलेंस शीट आप बनाते हो, तो इस बैलेंस शीट के साथ साथ जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इस बैलेंस शीट के साथ साथ ये क्या है, बैलेंस शीट। ठीक है, ये अमाउंट की कॉलम बना देते हैं, ये अमाउंट की कॉलम होगी, ये क्या है हमारी लायबिलिटी, ये हमारी एसेट। तो ये जो हमारी बैलेंस शीट होती है, इसके साथ साथ यहाँ पर नोट टू अकाउंट भी बनाया जाता है। कुछ चीजें हैं जो इससे अलग लिखनी जरूरी होती हैं। नोट टू अकाउंट्स ये भी बनाया जाता है। तो पूछ रहे हैं, इसी में ही लिखे जाते हैं आपके कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टीजेंट आइटम। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी जो है वो कहाँ दिखाया जाता है, आपके नोट टू अकाउंट में, ही आपको याद रखना है। तो ये क्यों दिखाया जाता है, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी अवधारणा, कौन सा आपका कौन सा आपका कन्वेंशंस कहता है, तो ये पूछा हुआ है। क्या कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है, क्या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है, क्या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है, या कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर कहता है। आप इनको बारी बारी से सबको समझाता हूँ कि ये क्या क्या होता है। देखिए, नंबर 1 की बात करते हैं, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये क्या कहता है, ये आपका ऐसा कन्वेंशन कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जो बताता है कि जितना, अगर आप एक साल जो मेथड यूज करेंगे अकाउंटिंग का, जो आप अकाउंटिंग का एक साल मेथड यूज करेंगे, वो आपको नेक्स्ट ईयर भी यूज करना है, आपको चेंज नहीं करना है। जैसे अगर आप स्ट्रेट लाइन SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए, तो नेक्स्ट ईयर भी इसी को करेंगे यूज आप। ये नहीं है अगली बार आप डिमिनिशिंग मेथड लगा देंगे, वो नहीं, आप हमेशा SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करेंगे। तो एक रूपता होनी चाहिए आपके मेथड में। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि आपको उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हैं, मनी में माप सकते हैं। और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसको कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम और भी है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया था, रूढ़िवादिता की प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है, कि हमेशा हमेशा आपको फ्यूचर में होने वाले लॉसेस या एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन बनाना है। आपको कभी भी, मतलब बिजनेस में कभी भी प्रॉफिट के लिए प्रोविजन नहीं बनाना है, नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कंजर्वेटिज्म क्या कहता है। क्या कहता है ये, प्रोवाइड मेक प्रोविजन फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए नहीं बनाना। और कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर क्या कहता है, प्रकटीकरण की परिपाटी। ये कहता है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी आपकी आइटम्स हैं, वो हमेशा प्रकट होने चाहिए, वो आपको दिखा के जरूर चलना है। इसीलिए तो हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को यहाँ दिखाते हैं। अब कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को हम यहाँ क्यों नहीं दिखाते, देखिए इसमें दिखाते हैं हम प्योर लाइबिलिटी को। अब ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती क्या है, पहले तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जिसको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नहीं समझ रहा, नए क्वेश्चन पर चलिए। नहीं और समझना है तो सुनिए। देखिए, आपने किसी को गुड्स बेचा, वो गुड्स निकल गया आपका खराब का, 1 लाख रुपए का आपने गुड्स बेचा। ठीक है, आपके ऊपर उस कंज्यूमर ने केस कर दिया कोर्ट में। कोर्ट में केस चल रहा है, आपको ये नहीं पता कि जो कोर्ट है वो आप पर जो जुर्माना लगाएगा, जो आप पर पेनल्टी लगाएगा या फाइन लगाएगा, वो 1 लाख का होगा या 2 लाख का होगा, कुछ नहीं पता। और ये भी नहीं पता क्या केस आप हार जाएंगे या केस जीत जाएंगे। तो ना तो ये पता कि लाइबिलिटी होगी या नहीं, आपके ऊपर तगादा हो गया नहीं, ना ये पता होगा तो कितने रुपए का होगा। तो ऐसी लाइबिलिटी को जिसका ना पैसों का पता होगा कितने होंगे, ना ये पता होगा भी या नहीं होगा, इसको हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को भी दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड होती है। और ये बोलता है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, मतलब प्रकटीकरण प्रॉपर्टी ये कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखिए, आप कॉन्सेप्ट, मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक तो देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और दूसरा, एक तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है आपका, एक तो आपके हो गए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एक होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इनको तो आप पक्के लर्न कर लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज अंडरलाइंग बेसिस फॉर, चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार है।
क्या आधार है? स्थायी संपत्ति के प्रयोजन जीवन काल पर ह्रास लगाने का, या कंसोलिडेटेड सहायक कंपनियों के लेखा की उनकी मूल कंपनियों का लेखों में सम्मिलित करना, या डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, या आपका होता है आय विवरण में विक्रय एवं परिचालन सूचनाओं को प्रदर्शित करना। बताइए 11 क्वेश्चन का क्या ऑप्शन होगा? गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग आप क्या काम करते हो? ऑप्शन ए सही होगा, ये काम करते हो, ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो, क्या करते हो? गोइंग कंसर्न पता है क्या है? गोइंग कंसर्न होता है आपका व्यवसाय की अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा, कि हम अपनी जो अकाउंटिंग करते हैं, जो हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं, वो हम हमेशा ये सोचकर चलते हैं कि हमारा बिज़नेस इसी लेवल पर, एट सेम लेवल, इसी लेवल पर हमारा बिज़नेस हमेशा चलता रहेगा, और इसीलिए हम जो डेप्रिसिएशन होता है फिक्स एसेट पर, उसको उसकी यूज़फुल लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है, याद रखना, डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों किया जाता है? क्योंकि हम चालू व्यवसाय की अवधारणा को फॉलो करते हैं, मतलब गोइंग कंसर्न को हम फॉलो करते हैं। जैसे आपने कोई मशीन 1 लाख की ली, और आप उसको मान रहे हैं कि ये हमारे बिज़नेस में कब तक रहेगी? 10 साल तक रहेगी, तो 10 साल में ये कितने की घिसेगी? इससे 10 जगह डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक 10-10 हज़ार रुपए की घिसती चली जाएगी, तो 10 हज़ार रुपए क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा। खैर इतना नहीं जाना, आपको इतना जाना है कि डेप्रिसिएशन किसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है? गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग। और कहाँ आया हुआ ये क्वेश्चन है? यूपी पीजीटी 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इन एग्जाम के लिए तो खासकर जो आपके एग्जाम आ रहे हैं, क्योंकि आप इसके अब अंतिम प्रहार में हैं, तो अंतिम प्रहार में ऐसा प्रहार कीजिए कि एग्जाम की खोपड़ी फूट जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग The system of recording transaction based of dual aspect concept is called। तो जो आपका सिस्टम है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, उसको आप क्या कहते हैं? उसको डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, या सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं, नन ऑफ दीज। देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम तो बिल्कुल नहीं कहते। जहां पर आप ड्यूल एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो ड्यूल एस्पेक्ट किसके अकॉर्डिंग होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम के नहीं होता। और अब बात करें यहाँ पर, तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है इसमें। ये ड्यूल काउंटिंग सिस्टम अकाउंट सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। यहाँ पर कैंडिडेट अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये डबल एंट्री सिस्टम होता है, दोहरा लेखा प्रणाली, जिसके लेखक ल्यूकस पैसोलॉजी थे। ये दोहरा खाता प्रणाली नहीं है, अकाउंट सिस्टम नहीं है, ये है एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन आपका कहाँ आया हुआ है? यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अकाउंटिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच अमंग द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड ऑन द बुक द बिजनेस। मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्न में से किसे व्यवसाय के लेखा पुस्तक में अभिलेखित किया जाएगा? अब बात करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। केवल आपको उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जिनकी वैल्यू मनी में होती है, जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो वो क्या है देखते हैं। हेल्थ ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, क्या आप उनकी जो हेल्थ है, उसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं? कितने हेल्थी हैं? 1 लाख के हेल्थी हैं, 2 लाख के? नहीं कर सकते, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पहली बात। क्वालिटी ऑफ द कंपनी ऑफ द गुड्स। गुड्स की क्वालिटी, अच्छा गुड्स है, बेकार गुड्स है? 10 लाख, तो उसकी अच्छाई, गुड्स की अच्छाई कितनी है? 10 लाख अच्छी है, 20 लाख अच्छी है? ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा कहना, तो इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अरे वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑफ मशीन, मशीन की जो वैल्यू है प्लांट की, वो कितनी है भाई? इसको तो हम कर सकते हैं, है ना? आपकी जो मशीन की वैल्यू है, वो 1 लाख की है, 2 लाख की है, वो तो रिकॉर्ड करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और आया हुआ है यूपी पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 14। तो इसमें क्या कह रहा है? पालन का मुख्य कार्य है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग का क्या कार्य है? देखिए बुक कीपिंग की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसका मीनिंग पढ़ा होगा। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, क्लास, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, सॉरी, बुक कीपिंग की बात हो रही है, तो बुक कीपिंग कहाँ तक है? केवल रिकॉर्डिंग तक। तो इसका काम क्या होता है? केवल मेन रिकॉर्डिंग कर
अब हम देखते हैं इसमें क्या-क्या बता रहा है। कह रहा है डिजाइनिंग करना, कह रहा है डिजाइनिंग ऑफ द सिस्टम रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। तो क्या बताया हुआ है? ए ऑप्शन में क्या कहा है? ए ऑप्शन में कहा है कि डिजाइनिंग करना, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग लेन-देनों के अभिलेखन की प्रणाली तैयार करना, डिजाइनिंग करना नहीं। ये ऑप्शन बी यहाँ पर है, यहाँ देख लेना। कह रहे हैं असाइनिंग द रिस्पांसिबिलिटी टू द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की या आपकी इसमें कह रहे हैं अकाउंटेंट अभिलेखन करना, मतलब असाइनिंग द रिस्पांसिबिलिटी टू द अकाउंटेंट। या इसमें होता है आपका लेन-देन के अभिलेखन की प्रणाली तैयार करना होता है। ये भी नहीं है इसका, असाइनिंग द रिस्पांसिबिलिटी टू द अकाउंटेंट लेखाकार की जिम्मेदारी को सौंपना, ये बुक कीपिंग का काम नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल डेटा, जो फाइनेंशियल डेटा है, डेटा मीन्स यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन है, उन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करना, भाई ये बिल्कुल बात सही है। या क्लासिफाइंग द रिकॉर्डिंग डेटा, देखो ये भी होता है, लेकिन यहाँ पूछा है आपसे प्राइमरी वर्क, पहला काम क्या है? प्राइमरी तो वो होता है रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजैक्शन की, उसके बाद ही आप उसको आगे जाके क्लासिफाई करेंगे। तो पहला काम क्या होता है? रिकॉर्डिंग। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपी टीजीटी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, आय मापी जाती है। तो यहाँ पर जो था आपका गार्नर और बनाम मर्रे में हुआ क्या? देखिए, एक था आपका गार्नर, एक था आपका मरे और एक था आपका विलिकंस। 3 दोस्त थे, तीनों अच्छे से बिज़नेस चला रहे थे। लेकिन होता क्या है, कुछ समय बाद इनमें से पार्टनर एक, कौन-सा पार्टनर? ये होता है आपका विलिकंस पार्टनर। ये विलिकंस पार्टनर जो है ये दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो जो बिज़नेस में लॉस होता है, उस लॉस को ये दोनों कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम इसके हिस्से की जो लॉस है, इसके हिस्से की जो हानि है, क्योंकि इसके तो देना बस की है नहीं, ये तो दिवालिया हो गया विलिकंस, तो इस विलिकंस की हानि को ही हम दोनों बाँट लेते हैं। तो एक तो इसमें एक तो कहता है गार्नर, इन दोनों में से एक तो कहता है कि इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाँटेंगे, एक कहता है कैपिटल रेशियो में बाँटेंगे। तो ये कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में फिर यहाँ जाकर कोर्ट अपना निर्णय देता है। और कोर्ट निर्णय क्या देता है? कोर्ट कहता है कि आप 2 तरह का लॉस देखिए, एक आपका कैपिटल लॉस है और आपका रेवेन्यू, एक आपका बिज़नेस का लॉस है। एक तो आपका लॉस हुआ है आपका कैपिटल लॉस और एक है आपका बिज़नेस का लॉस। तो जो बिज़नेस का लॉस हुआ है उसको तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाँटें और जो कैपिटल लॉस है उसको आप कैपिटल रेशियो में ही बाँटें। तो आपको याद रखना है, इसके बारे में एक क्वेश्चन और मैं आगे दूँगा, उसमें और डिफाइन करेंगे। यहाँ आपको यही याद रखना है, 3 पार्टनर्स थे, तीनों का इसमें जो विल्कन्स था, वो क्या हो जाता है? वो दिवालिया हो जाता है और उसकी हानि को कैसे बाँटना है, इसका केस मैं पूरा डिटेल आपको एक दिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम बस इतना ही देखते हैं कि पार्टनर कितने थे? 3 थे। केस क्या था? एक पार्टनर विल्कन्स दिवालिया हो गया और कोर्ट ये केस कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया कि आपको इसके हिस्से के लॉस को कैसे बाँटना है। तो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें कह रहा है एक्स, वाई, ज़ेड, एक्स, वाई, ज़ेड प्रॉफिट शेयर करते हैं ये 532 में। जेड रिटायर हो जाता है, टाटा बाय-बाय कर जाता है, फर्म छोड़कर चला जाता है। हिज शेयर इज़ टेकन बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 1:2 और इसका जो हिस्सा जो ये गया छोड़कर, इसको कौन लेते हैं? एक्स वाई लेते हैं 1:2 के रेशियो में। तो कह रहे हैं द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन तीनों में क्या होगा? थोड़ा-सा मिसप्रिंट है, इसका मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको बताना है एक्स और वाई का नया लाभ अनुपात क्या होगा? तो इसको आप सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे आप? देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये कौन-सा है? ओल्ड। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस-किस का? एक तो था पार्टनर आपका, पहले पार्टनर के नेम लिख लेते हैं। बहुत अच्छे से करना है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखते हैं हम पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन-कौन है? उनके नाम लिख लेते हैं। पार्टनर है यहाँ एक्स, दूसरा है आपका वाई और तीसरा है आपका जेड। कौन जा रहा है? जेड रिटायर हो रहा है। अब इनके देखते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये क्या रखते थे, कैसे प्रॉफिट बाँटते थे? ये बाँटते थे 5, 3, 2 में और नीचे क्या लिख सकते हैं? 10, 10 लिख सकते हैं। इन सब का टोटल नीचे लिखा जाता है। इसका मीन्स ये होता है कि जो भी प्रॉफिट हो उसके 10 टुकड़े करो, जेड लेगा 2, वाई लेगा 3, एक्स लेगा 5।
अब ये तो जा रहा है जेड, तो अब एक्स को क्या मिलेगा, तो इन दोनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। देखिए एक्स की बात करते हैं तो एक्स को मिलेगा, देखो 5/10 तो पहले ही मिल रहा था, प्लस अब जो 2/10 था, 2/10 को भी क्या करना है, ये 2/10 को, ये किसका शेयर है, जेड का, इसके भी ये दो टुकड़े कर लेते हैं, इसके ये दो टुकड़े कर लेते हैं। एक तो ले लेता है, अगर एक्स की बात करें तो एक्स इसके लेता है 2/10 के, कौन से रेशो में बांटेंगे इसको, 1:2 में। तो एक्स तो ले लेता है इसका 1/3, थ्री कहाँ से आया, इन दोनों का टोटल कर दिया मैंने। ठीक है, इसको मैं एक बार साफ करके दिखा देता हूँ, इसका टोटल, तो ये जो था मैंने देखिए इसका टोटल कर दिया है 1/2 का। तो 1/2 जो है इनका टोटल क्या है, 1/3। तो कितना मिलेगा इसको, इसको मिलेगा 2 1 जा 2 और 10 3 जा 30। तो 2/30 तो मिलेगा किसको, इसके हिस्से का, देखिए ये किसका हिस्सा है, जेड का। तो जेड के हिस्से के दो टुकड़े हो गए, एक तो टुकड़ा ये रहा 2/30, ये किसको मिलेगा, एक्स को। और वाई को कितना मिलेगा, वाई को मिलेगा 2/10 का 2/3। अब आप कहेंगे थ्री कहाँ से लिया, देखो टू तो मैंने यहाँ से लिया है, ये रहा टू, ठीक है, ये रहा टू इसमें, और थ्री इनका टोटल, तो ये आ जाएगा 4/30। ठीक है, देखो ये मिलेगा किसको, वाई को। तो अब वापस चलते हैं यहीं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखना था। एक्स को देखो, अपना हिस्सा एक्स कितना ले रहा था, एक्स ले रहा था 5/10, प्लस अब मिल रहा है इसको यहाँ से भी 230, तो 230 इसको यहाँ से मिल रहा है 230, एक ये हो गया, तो इनको सोल्व कर लो। इसी तरह से वाई, वाई को पहले कितना मिलता था 310, अब प्लस अब जेड का हिस्सा भी मिल रहा है इसको 430, तो 430 इसको ये मिलेगा। अब दोनों को सोल्व करके देखते हैं क्या रेशो आया, इनका रेशो क्या आता है। तो इनको ऐड करेंगे, एलसीएम कितना लेंगे, इनको एलसीएम कितना लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका 10 का और 30 का, 30 एलसीएम आ जाएगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे 30 को, क्या आया, थ्री, थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 5 3 जा 15, प्लस 30 से 30 को डिवाइड करेंगे 1 1 2 जा 2, तो ये आ जाएगा आपका 17/30, ये तो इसको आ गया। अब दूसरे का देखते हैं, दूसरे का क्या आता है, इसका भी एलसीएम वही लेंगे 30, 10 से 30 को डिवाइड करेंगे, थ्री आया, थ्री की मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे, 3 3 जा 9, प्लस 30 से 30 को डिवाइड करेंगे, वन आया, वन की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 4 9 and 4 13, तो इसका आ गया 13/30, 13/30। ठीक है, जब नीचे सेम होते हैं तो नीचे को आप हटा सकते हैं, खाली ऊपर का दिखा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 17/30। तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो क्या होगा, 17/30, ये इनका रेशो होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्यों अच्छा है ये देखिए, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में प्री में 2002 में पूछा गया है। और हाँ, एक बात याद रखना, आप क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड के आते हैं ये भी ध्यान रखना, कंपटीशन बढ़ चुका है, कभी आप छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चन ढूंढे कि आपसे पूछे डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, और आप सोचे मार्क्स मिल जाएंगे। अब ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन भी आप जरूर करें। अगर आपको रेशो के क्वेश्चन नहीं आते तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा जो हमारा का टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वहाँ का आपका नाम से, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको इन सभी नोट्स को सेंड करते रहते हैं, तो वहाँ से ये नोट्स सभी आप हमारे ले सकते हैं। यदि आप पे ये क्वेश्चन नहीं होते तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको इस तरह की वीडियो भी बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट, और आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको लगेगा कि बस 20 क्वेश्चन कराए, लेकिन अपने मन से अपने दिल से पूछिए, क्या 20 क्वेश्चन हुए हैं आज, इन 20 में हमने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं आपको कि आपको 5 टाइप्स या आपका 6 टाइम आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज, परचेज का अमाउंट क्या होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये हमारा क्वेश्चन क्या है। इसने कहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द परचेज, परचेज का अमाउंट क्या होगा आपको ये निकालना है। आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, ये सब दिया हुआ है, और साथ में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दिया हुआ है, जिसको मैं क्या कहता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS भी कहता हूँ। ये सिंपल क्या होती है, माल की लागत, कि आपने जो माल बनाया है उसको आप कितने कितने में बना, जो भी माल बनाया वो कितने में बना। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब माल की लागत, कितने में माल बना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिखते हैं हम ओपनिंग स्टॉक,
पहले क्या लिखते हैं हम इसमें? ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस इसमें परचेज करते हैं प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस यदि हो तो, ना हो तो छोड़ देना, जीरो मानते हैं। और फिर माइनस कर देते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है? अब आप देखिए क्या-क्या आपको गिवन है। देखिए आपको इस फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 80,000 लिख देते हैं, 80,000 का तो आपका ये गिवन है इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास? 10,000 आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है प्लस परचेज कितना है आपका? तो परचेज आपसे पूछा है। परचेज क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो परचेज को आप परचेज ही रहने दें। प्लस मैंने कहा ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हों तो ठीक, नहीं दिए हुए तो आप इसको जीरो मानते हैं। तो ये जीरो है माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपए दिए हुए हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है? परचेज। तो ये जो आपके 10,000 है, ये 10,000 दूसरी साइड चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे ये उधर। पहली बात तो ये 10,000 तो पहुंच जाएंगे इधर, 80,000 में माइनस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ ये प्लस के हैं। और ये जो 8,000 हैं, ये उधर जाकर क्या हो जाएँगे? प्लस हो जाएँगे क्योंकि इधर ये माइनस के हैं। तो करिए, देखिए जब आप 80,000 में 10,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 70 और 70 में सॉरी, ये माइनस है। यहाँ क्या है? ये प्लस है 10,000, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 80,000 में से जब 10,000 माइनस करेंगे क्या बचेगा? 70,000 और ये जो 8,000 है, ये उधर जाकर प्लस हो जाएँगे तो कितना आ जाएगा? 78,000 आ जाएगा। तो आपकी परचेज़ कितनी हो जाएगी? परचेज़ हो जाएगी आपकी 78,000 78,000। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। तो आई होप आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है 2008 में यूपी-पीएस में पूछा गया है। तो इसी तरह की अगर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाते रहें तो हमको ऐसे ही मोटिवेट कीती करते रहिए और मोटिवेट हम बस आपके लाइक से ही होते हैं। तो आप हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट में शेयर कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप हमने आपको बता ही दिया है। आपको उसमें आप टेलीग्राम में हक आपके नाम से ही देखेंगे, हक आपका एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ से आपको क्या मिलेंगे? वहाँ आपको नोट्स मिलेंगे क्योंकि ये आपका हक है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको हमसे आप माँग सकें। तो आप हक से माँगिए और आपको हक से मिलेगा क्या? ये सभी नोट्स जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको कहीं भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में आपके एग्ज़ाम के लिए जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। बाय-बाय।